इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने इलेक्ट्रिकल की तैयारी बहुत बेहतर कर ली होगी। आज हम यहां पर इलेक्ट्रिकल के मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने मॉडल पेपर की शुरुआत करने वाले हैं। ये मोटिवेशनल जो स्पीच है, ये मोटिवेशनल जो कोट है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लोगों ने खुद मन में मान लिया कि हम इलेक्ट्रिकल में नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी करा लीजिए नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ठान लिया है तो इलेक्ट्रिकल क्या, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है जो आपको हार्ड भी लगता है, आप उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। तो वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए। और मॉडल पेपर खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी आपको कराने वाले हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे पहले हमने चारों यूनिट के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों यूनिट के PYQs की हेल्प से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक वीडियो तो आपको यूनिट नंबर 1 से 3rd तक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और दूसरी वीडियो आपको 4th यूनिट की 1 शूट वीडियो है जिसमें हमने 4th यूनिट के न्यूमेरिकल कराए हैं। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बच्चों को क्यों आती है, वो इसलिए आती है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी या डेरिवेशन के साथ वो न्यूमेरिकल अटैच करके दे देता है। तो अगर आपने थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छे से किया हुआ है तो उसमें आपको 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल अटैच मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में 70% क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फिर आपका आता हुआ थ्योरी का क्वेश्चन उस पर डिपेंड रहकर आप कंप्लीटली 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आपके 2 या 3 नंबर चले जाएंगे अगर आपको न्यूमेरिकल उस यूनिट का या उस टॉपिक का नहीं आता होगा तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन को कंप्लीटली आपको अटेम्प्ट करना है तो बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। और अगर आप पहली वीडियोस देख कर आए हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको न्यूमेरिकल में कहीं पर भी किसी भी यूनिट की समस्या आने वाली है। 5th यूनिट में जो 1-2 न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जाता है वो हम यहाँ पर इस मॉडल पेपर की हेल्प से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर, जो भी आप सोशल अकाउंट यूज़ करते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर वीडियोज़ के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर की। अब आपने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे दे लिए हैं तो आपको ये पैटर्न तो पता चल ही गया होगा। इस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, 3 घंटे का रहता है। 70 नंबर के लिए आपको लड़ाई करनी होती है, यानी कि 3 घंटे जो आप लड़ाई करेंगे एग्जाम हॉल में बैठकर, वो 70 नंबर के लिए आपको करनी होती है। लेकिन कुछ बच्चों का टारगेट रहता है कि किसी तरीके से 21 नंबर आ जाए, है ना, तो मेनली 21 नंबर के लिए आपको लड़ाई करनी है। ठीक, सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 14 नंबर का सेक्शन ए रहता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक 1 शूट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप वो जाकर देख लें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द एग्जाम्पल, यानी कि आपको ब्रीफली ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। यूनिलेटरल या बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली यूनिट से प्री डिफाइंड क्वेश्चन है। अगर आप पहली यूनिट के वो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके मिनिमम 14 मार्क्स, मैक्सिमम 18 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं केवल और केवल पहली यूनिट से। ठीक है, हमने लगभग 17 या 18 न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी करा दिए हैं पहली वाली यूनिट की, जो नोडल और मैथ एनालिसिस पर हैं। डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप बेफिक्र होकर अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ए सीरीज सर्किट हैज़ R = 10 ओम, L = 0.5 हेनरी, C = 10 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर उसने क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा है।
तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला सीट, जब मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की थी वहां पर मैंने बोला था बेटा कि आप फॉर्मूला सीट साथ के साथ तैयार करके चलें। तो अगर आपने वो फॉर्मूला सीट तैयार की होगी तो आपको डायरेक्टली यहां से पता चल गया होगा कि फॉर्मूला यहां पर क्या लगने वाला है, क्योंकि आर एल सी तीनों आपको दिए हुए हैं। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर रूट L/c होता है। बस सारी वैल्यूज उठाकर आप यहां पर रख दीजिए। मैं यहां पर रख देता हूं 1/r की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, स्क्वायर रूट में आपकी L की वैल्यू है 0.05 और C की वैल्यू आपको दी हुई है 10 माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको 10⁻⁻⁶ रख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि सेक्शन ए का बी जो है उसका आंसर सर ये होता है। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो 707.11, ये क्वालिटी फैक्टर आपको यहां पर मिलने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आपको कुछ नहीं करना है, जो जो चीजें दी हुई हैं वो आप तीनों लिख लेंगे, फिर लिखेंगे वी नो दैट, आपको ये फॉर्मूला पता है क्वालिटी फैक्टर का, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द बैंडविड्थ ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट। क्या होती है बैंडविड्थ वो पूछा है, और एक रिलेशनशिप क्वालिटी फैक्टर इन टर्म ऑफ द बैंडविड्थ एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला लिखना है, ड्राइव नहीं करके दिखाना रिलेशन। मैं बार बार आपसे जो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आता हूं उसका मोटिव यही रहता है कि मैं वहां पर आपको ये भी बता सकूं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आपको लिखना है ना। तो यहां पर केवल और केवल रिलेशन को आपको लिख देना है फॉर्मूला बेस्ड पर, और बैंडविड्थ को डिफाइन कर देना है, बस 2 मार्क्स के लिए इनफ है। आगे फिर एक न्यूमेरिकल लिया है हमने यहां पर, राइट द इक्वेशन ऑफ करंट हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ 120 एम्पियर विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको 120 एम्पियर के एम्पलीट्यूड के साथ करंट की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर आप लोगों को करंट की एक्चुअल इक्वेशन पता होगी तो आप उसमें सीधा ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो करंट की इक्वेशन होती है आइडियल, वो क्या होती है, आई टी इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा I0 साइन 2 पाई FT प्लस फाई। ठीक है, ये आपका एक्चुअल इक्वेशन होती है। I0 की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि करंट का एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट I0 इक्वल्स टू दिस वन, F इक्वल्स टू दिस वन, फिर लिखेंगे वी नो दैट आई टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। अब यहां पर फाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जब फाई की वैल्यू बेटा नहीं दी होगी तो आप उस सिचुएशन में एज्यूम कर लेंगे कि फाई जो है वो 0 है। आप लिखेंगे भी यहां पर, मेंशन करेंगे, तभी आपका ये क्लियर होगा। एज्यूम दैट फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो फाइनली आपको आई टी क्या मिल जाएगा, आई टी इज इक्वल टू I0 की जगह 120 रख देंगे आप, साइन यहां पर F 50 रखेंगे, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई टी। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। बस इतना आपसे यहां पर पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फाई 0 भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपने एज्यूम नहीं किया है तो आई टी इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी प्लस फाई, आप ऐसे भी मेंशन कर देते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से यहां पर लिख देंगे। अगर फाई की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं तो वो एज्यूम करके आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी। बैटरी की कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछी हैं और किसी एक को यहां पर डिफाइन करने के लिए उसने कह दिया है। बहुत सिंपल है, लास्ट यूनिट तो आप ये मान के चलिए बहुत हलवा यूनिट है इलेक्ट्रिकल में, उसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। डेफिनेटली वहां से सिंपल डायरेक्टली हमें पता है, जैसे पहली यूनिट से हमें पता है नोडल और मैश एनालिसिस से 7-7 नंबर के 2 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, वैसे ही आपका फिफ्थ यूनिट से भी हमें प्री डिफाइन है कि ये वाला बैटरी हो गया, केबल हो गया, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल भी हमने लिया है 5th यूनिट से, कैलकुलेट द बैकअप ऑफ द बैटरी ऑफ 100 एम्पियर हर्ट्ज कनेक्टेड टू द लोड ऑफ 100 वॉट्स एंड सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट। यानी कि अगर हमारे बैटरी का जो बैकअप है वो 100 एम्पियर आवर्स है और उस पर लोड जो कनेक्ट है 100 वॉट का है,
सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो बैकअप क्या होगा? तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। तो बैटरी की कैपेसिटी आपको दी हुई है, तो लिखेंगे आप नीचे बैटरी कैपेसिटी आपको गिवन है बेटा, है ना, इज इक्वल टू 100 एम्पियर आवर्स। ठीक है, फिर लिखेंगे आप 100 वॉट क्या दिया हुआ है, लोड पावर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको लोड पावर। और बैटरी वोल्टेज जो दी हुई है वो कितना है, 12 वोल्ट, तो आप इसको लिख देंगे बैटरी वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो जो चीजें आपको दी हुई हैं पहले अच्छे बच्चे की तरह आप लोगों ने सारी ये लिख दी हैं गिवन दैट। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे वैकअप टाइम, यही तो पूछा है ना, वैकअप टाइम, और ये वैकअप टाइम आपका आवर्स में निकलेगा। ठीक है, वैकअप टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैटरी कैपेसिटी, और बैटरी कैपेसिटी जब आप आवर्स में निकाल रहे हैं तो ये एम्पियर आवर में आप यहां पर रख देंगे। ठीक है, फिर बैटरी वोल्टेज आप रखेंगे, बैटरी वोल्टेज वोल्ट में आप रखेंगे यहां पर, अपॉन यहां पर आ जाएगा लोड पावर, लोड पावर, आप लोड पावर की वैल्यू यहां पर पुट रख देंगे। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं बेटा, वैल्यूज पुट कर दीजिए 100 इंटू 12 अपॉन 100। तो देखिए आप यहां पर एम्पियर आर है ना बेटा, तो एम्पियर और वोल्ट क्या होता है, P इक्वल्स टू VI होता है, जो कि पावर होता है, और पावर की यूनिट वॉट होती है, तो नीचे वॉट है तो वॉट से वॉट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात यहां पर आर ही आपको मिलेगा। तो ये 12 और घंटे का बैकअप आपको यहां पर दे देगी, 12 आवर्स का बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कहीं पर भी कोई समस्या नहीं हुई ना, हमने सेक्शन ए को बहुत आसानी से आराम से कर लिया है, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट पूछ ले या थ्योरेटिकल पार्ट पूछ ले, दोनों चीजों को आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बस आपको कटिंग से बचना है, ये मैं बार बार पहले वाले पेपर से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि मिस्टेक से आपको बचना है। कॉन्फिडेंसली आपको चीजें लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी आंसर आए उसकी यूनिट आपको जरूर मेंशन करनी है। जो भी डेटा आप लिखें विद यूनिट आपको वहां पर लिखकर दिखाना है, अदरवाइज वहां पर स्टेप मार्किंग पर मार्क्स काट सकता है आपका एग्जामिनर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेक्शन ए आपका खत्म हो जाता है। अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हर एक यूनिट से पॉसिबिलिटी रहती है आपके क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर नोडल एनालिसिस से यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, जिसमें करंट्स पूछी हैं हर एक रजिस्टर में और सर्किट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज देखी है न्यूमेरिकल वाली, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हमने वहां पर कराया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करें और कॉन्फिडेंसली अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे दिए हुए सर्किट में कितनी नोड्स हो सकती हैं। तो एक नोड आपको यहां पर दिख रही है, एक नोड आपको यहां पर दिख रहा है, एक नोड आपको यहां दिख रहा है, और एक नोड नीचे, तीनों के कॉम्बिनेशन में हम यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया इसको ए नोड, इसको हमने मान लिया बी नोड, और इसको हमने मान लिया सी नोड, और ये हो गया डी नोड। अब एक नोड को रेफरेंस मान के चलते हैं, तो रेफरेंस हम वहां पर मान लेते हैं जहां पर ग्राउंड की सिचुएशन आपकी रहती है। तो मैंने इसको VD रेफरेंस नोड मान के इसको 0 मान लिया है, मैं यहां पर लिख देता हूं रेफरेंस नोड। ठीक है, ये आपका रेफरेंस नोड है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये आपका आगे ए नोड है, इस पर हम वोल्टेज मान लेते हैं VA है, इस पर VB है, और इस पर आपकी BC है। इज दैट क्लियर? पहला काम आपका हो गया। अब इसके बाद आपको यहां पर करंट ले लेनी है कि किसमें, किस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है। मैंने मान लिया यहां पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर हमने मान लिया कि नीचे जो जा रहा है वो I2 करंट जा रहा है, यहां पर मैंने मान लिया I3 करंट है, यहां पर मैंने माना I4 करंट है, फिर आगे जैसे ही हम बढ़े तो यहां पर हमने मान लिया I5 करंट है, देन इधर आपका I6 करंट जा रहा है। ऐसे ही अब अगर आगे देखें तो I7 करंट है, और यहां पर हम देखें तो I8 करंट है। सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। बस अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अब आपको अपने डायग्राम में KVL KCL अप्लाई कर देना है। तो जब आप नोडल एनालिसिस करते हैं तो ये एक KCL का एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नोड पर KCL अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, विद रेफरेंस टू द रेफरेंस नोड आप अप्लाई कर देंगे।
ठीक है। चलिए, तो अगर आप इस सर्किट को एनालाइज करें तो एनालाइज करने से ही हमें दो करंट तो यही मिल रही है बेटा। देखिए, जो I8 करंट इस ब्रांच में जा रही है उसमें केवल और केवल एक करंट सोर्स लगा हुआ है 2 एम्पियर का, और हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है और जो आपका सोर्स लगा हुआ है दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो I8 जो है वो 2 एम्पियर यहां से मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो I8 तो आपका आ गया है। वहीं पर I1 अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, आप ये देख रहे हैं, और यहां पर एक ही सोर्स लगा हुआ है 10 एम्पियर का, उसकी डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है। तो I1 भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, 10 एम्पियर यहीं से हमें मिल गया। तो दो करंट्स हमें डायरेक्टली सर्किट से मिल गई हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम सर्किट वी गेट, दो करंट हमें मिल गई बेटा। I1 जो है वो 10 एम्पियर है और I8 जो है वो आपका 2 एम्पियर आपको यहां पर मिल जाता है। तो दो करंट तो आपको मिल गई है। अब आगे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, अप्लाई KCL एट नोड ए नोड पर जैसे ही आप KCL अप्लाई करेंगे बेटा, तो KCL क्या कहता है, KCL कहता है नोड पर आने वाली करंट नोड से जाने वाली करंट्स के सम के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि कितनी करंट आ रही है उनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू होगा कितनी करंट वहां से जा रही है। तो I1 करंट आ रही है केवल नोड ए पर और I2, I3, I4 करंट्स जा रही हैं। तो I1 तो आपको डायरेक्टली 10 पता है, वो वैल्यू आप पुट कर देंगे। I2 अब आपको सर्किट से निकालनी पड़ेगी। देखिए, I2 करंट जो है वो इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस में हमें पता है प्लस की तरफ से एंटर करती है, माइनस की तरफ से एडजस्ट कर जाती है। तो ये हो जाएगा आपका VA, यानी कि ये वाला नोड पे जो वोल्टेज है VA वो पॉजिटिव की तरफ है, माइनस रेफरेंस जो है वो जीरो की तरफ, निगेटिव की तरफ है, तो -0 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। क्लियर, प्लस। ऐसे ही I3 इधर से जा रही है तो प्लस हो गया और इधर निकली तो माइनस, तो VA जो है वो प्लस की तरफ है, माइनस VB जो है वो माइनस की तरफ है, अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। फॉर्मूला बेटा वही लग रहा है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, क्योंकि आपको I चाहिए ना, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R ही तो लेंगे ना आप। ठीक है, ऐसे ही I4 की बात करें तो I4 बेटा कहाँ से जा रहा है, यहाँ से तो प्लस और इधर निकल रहा है तो माइनस, तो VA जो है वो प्लस की तरफ है और दूसरा नोड जो आगे है उस पर वोल्टेज है BC, तो वो माइनस की तरफ है, BC अपॉन कितना लोड है 5 ओम का, तो अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जो पहले मैंने क्वेश्चन की न्यूमेरिकल कराए थे उसमें मैंने सॉल्व नहीं किया था, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता था, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमें क्या लेना होता है, जो सभी से कट जाए। तो यहाँ पर 30 आपका एलसीएम आएगा, 30 लेने पर ये हो जाएगा 15 VA, क्योंकि इसके अपॉन में ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 10 VA और माइनस है तो ये माइनस 10 VV हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप ध्यान से देखें तो 5 6 जा होता है तो प्लस 6 VA रहेगा, माइनस 6 VC रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 30 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, ये 15 VA ये है, 10 VA ये है तो 25 हो गया, और 6 ये है तो ये हो गया 31 VA, तो ये 31 VA हो जाएगा। आगे अगर आप देखें तो माइनस 10 VC है, सॉरी BV, और माइनस 6 VC है। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आपकी आ जाती है। आई होप आप लोगों की भी यही इक्वेशन आई होगी। तो पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जब हम नोड B पर अप्लाई करेंगे KCL। तो अप्लाई KCL एट नोड B नोड पर आप KCL अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ बेटा, ये जो है आपका यहाँ पर है ना, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी लिख लेंगे आराम से। चलिए, तो जब हम B नोड पर अप्लाई करेंगे तो V नोड पर बेटा I3 करंट आ रहा है और जाने वाला करंट है I5 और I6, तो दोनों का ही सम यहाँ पर हो जाएगा। I3 अभी हम लिख कर आए हैं यहाँ पर, ये रहा आपका, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा VA माइनस VB अपॉन 3 ओम। ठीक है, अब I5 अगर आप देखें तो I5 है आपका VB माइनस 0 अपॉन 5 ओम, प्लस I6 अगर आप देखें यहाँ पर तो I6 कहाँ जा रहा है बेटा, VB से BC, तो यहाँ पर हो जाएगा VB माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का, क्योंकि करंट आपकी इधर से आ रही है और इधर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो आप फिर सिंपल यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो VA माइनस VB अपॉन 3 तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ये तो VB ऐसे ही रहेगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 5 BB
-5BC। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर ऐसे, तो ये हो जाएगा 5BA माइनस 5BB इज इक्वल टू, ये हो गया BA और 5BA कितना हो गया 6BA और 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 18VB सॉरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, -5 3 15BC आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इनको एक तरफ कर लेंगे सारी वैल्यूज को, तो फाइनली जो आपको इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा वो हो जाएगा 5BA, क्योंकि हमने ये ऐसे ही रखा, इधर आकर माइनस का 18 हो जाएगा तो ये 23BB हो जाएगा और प्लस के 15BC आपको यहाँ पर मिलने वाला है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी हो जाती है। क्लियर, तो दोनों इक्वेशंस हो गई। पहली केसीएल जब आपने नोड ए पर अप्लाई किया, जब फिर बी पर अप्लाई किया केसीएल, तो आपको वहां से एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर हम अप्लाई करते हैं एट नोड सी। नोड सी पर जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, ये सी नोड है बेटा, यहाँ पर हमारा I4 करंट आ रहा था, ये हमारा I6 करंट था, ये I7 करंट है और ये I8 करंट है। ठीक है, I8 ऑलरेडी हमारे पास 2 एम्पेयर आ जाता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड सी। जब सी पर आप अप्लाई करेंगे तो ये सी नोड था हमारा, यहां पर VC है, ये बी नोड है, इस पर BB है और ये ए नोड है, इस पर VA करंट वोल्टेज है। ठीक है, तो जब हम अप्लाई करेंगे नोड सी पर KCL तो यहां पर I6 करंट आ रहा है और दो करंट जो जा रही हैं वो है आपका बेटा I7 प्लस I8। अब देखिए यहां पर बेटा I4 भी आ रहा है, तो मैं यहां पर I4 भी लिखूंगा प्लस I4। ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा ही लिख लेता हूं, थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग सी आपको लग रही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए एक सेकेंड, अरे बेटा कहाँ चला गया ये, हाँ ये रहा। ठीक है, चलिए I4 प्लस I6 इज इक्वल टू I7 प्लस I8। इज दैट क्लियर? चलिए अब I4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, हम पहली वाली इक्वेशन में भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन अगर हम यहां पर लिखें तो इधर से करंट आ रहा है, इधर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 5 प्लस I6 की बात करें तो यहां पर VB माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 1 ओम इज इक्वल टू I7 आपका हो जाएगा VC माइनस 0 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 4 ओम का प्लस I8 ऑलरेडी आपको पता चल गया है वो है 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर जब इधर की तरफ आप 5 एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा VA माइनस VC और 5 की मल्टीप्लाई इधर तो प्लस 5 VB माइनस 5 VC इज इक्वल टू यहां पर 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा VC प्लस 8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को। तो आई होप ये अब ये वाली इक्वेशन तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि मैंने 2 इक्वेशन आपको बता दी हैं। फाइनल मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आएगा 4BA प्लस के हो जाएगा 20VB और माइनस के हो जाएगा 29VC इज इक्वल टू 0। दैट्स द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं तीनों इक्वेशन एक साथ लिख देता हूं, बस आपको वो तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर आपको लिख कर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहली इक्वेशन हमारी आई थी बेटा 31VA माइनस 10VB माइनस 6VC इज इक्वल टू 300। ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन आई थी 5VA माइनस 23VB प्लस 15VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग ऑल इक्वेशंस वी गेट, तो हमें 3 चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। वो क्या क्या आएंगी, VA हमारे पास आ जाएगा 12.05, VB हमारे पास आ जाएगा 5.10। ये बोल्ट है, हमें यूनिट जरूर लिखनी है, ये मैं हर बार आपको यही बताता हूं बेटा, जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको यूनिट के साथ आप लिखें। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3 वोल्टेज आपके पास आ गए। अब उसने पूछा था हर एक ब्रांच में करंट,
तो आपको करंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। I1 हमें मिल गया था, I2 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, I3 फाइंड आउट करना है, I4 आपका ये है, फिर आपका ये I5 है, इधर आपका I6 जा रहा है, I7, I8 भी आपका निकल गया, I1 भी निकल गया, I2, I3, I4, I5, I6, I7 ये आपको निकालने हैं। और ये हम ऑलरेडी देखिए जब हमने अप्लाई किया ना I4 की वैल्यू क्या है बेटा ये, तो यहाँ पर VAB है, VCB है, वैल्यू रखेंगे I4 आ जाएगा। I6 की वैल्यू VB माइनस VC है, दोनों वैल्यूज हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही I7 आ जाएगा। तो ऐसे सारे करंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है सारे करंट की वैल्यूज। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने अवेयर हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपने पेपर को लेकर, है ना। तो आप I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 की वैल्यू, I5 की वैल्यू, I6 की वैल्यू और I7 की वैल्यू, सारी वैल्यूज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारा टाइम निकल रहा है, नहीं बेटा, ये आप ये मान के चलिए कि एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन करना है वैसे ही आप यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था सेक्शन बी का वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। In RLC series circuit with a resistance 10 ohm, inductance 0.2 Henry and a capacitance of 40 microfarad is supplied with the 100 volt supply at variable frequency. Find the following with respect to series resonant circuit. ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं, 7 चीजें पूछी गई हैं, 7 ही नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हर एक चीज आपकी एक एक नंबर की है। यही स्टेप मार्किंग आपकी कहलाती है। ठीक है, तो जो जो चीजें आपकी दी हुई हैं पहले तो वो लिख लेंगे। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 0.2 हेनरी और सी की वैल्यू दी हुई है 40 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड और वी की वैल्यू दी हुई है 100 वोल्ट। सीरीज रेजोनेंट के लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जब सर्किट आपका सीरीज में है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एट विच रेजोनेंस टेक प्लेस, यानी कि एफआर की वैल्यू पूछी है। हमें पता है एफआर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। दोनों वैल्यूज हैं, पुट कर दीजिए। आपके पास एफआर की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 56.25 हर्ट्ज। पहला पार्ट आपका हो जाता है। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा है करंट विद रेस्पेक्ट टू सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो वहां पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा V/R होने वाला है। V की वैल्यू हमें पता है बेटा 100 है, R की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं पर पावर आपसे पूछा है, पावर क्या होता है P इक्वल्स टू VI होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू VI होता है, तो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। V की वैल्यू हमारे पास है 100, I की वैल्यू हमारे पास है 10, इट बिकम्स 1000 वॉट। इससे पहले हमने फॉर्मूला ये भी लगाया है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं 10 का स्क्वायर, R की वैल्यू भी 10 है, तो इट्स ऑल्सो बिकम 1000 वॉट। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो यहां पर बेटा सीरीज रेजोनेंट सर्किट दिया हुआ है, तो एट सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो पावर फैक्टर होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्टली यहां से cos phi इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द RLC एट दैट टाइम, RLC के अक्रॉस वोल्टेज आपसे पूछी गई है, तो RLC जो कि सीरीज में है तो आपके पास VL इज इक्वल टू क्या होगा VC होगा, और VL को अगर हम लिखें तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा IXL। ठीक है, और XL क्या होता है, XL होता है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई FR इंटू L। बस सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर दीजिए 10, 2 पाई आपका ऐसे ही रहेगा इंटू FR की वैल्यू अभी हमने निकाली है 56.25, L की वैल्यू हमारे पास है 0.2। ठीक है, सारी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 707, है ना। दैट मीन्स 707 वोल्ट आपको मिल जाएगा वोल्टेज। ठीक है, क्लियर हुआ।
एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो तो डायरेक्टली आपका 100 वोल्ट दिया हुआ है, VL और VC भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। सीरीज में VL और VC जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, तो 707 वोल्ट आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे आता है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू, एक तो हमने 2 मार्क्स में अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब यहां पर आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली XL अपॉन R से वैल्यू, ठीक है। XL जब आप वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई FRL और अपॉन में R की वैल्यू 10 आप रखेंगे। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे देन यू गेट 70.7, यानी कि यहां पर आपको 70.7 तो यही आएगा डिवाइड बाई 10, तो ये 7.07 आपको मिलने वाला है, यानी कि 7.07 आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है हाफ पावर पॉइंट्स, दो रहते हैं, एक तो लोअर हाफ पावर रहती है, एक अपर हाफ पावर रहती है। तो लोअर हाफ पावर का फॉर्मूला है F1। अच्छा चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही कर लेता हूं, है ना। न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हमसे पूछा गया है यहां पर लोअर और अपर हाफ पावर, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर हाफ पावर। तो हाफ पावर के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लोअर हाफ पावर, है ना, लोअर हाफ पावर, ठीक है। लोअर हाफ पावर की जब मैं बात करता हूं उसका फॉर्मूला होता है बेटा F1 इज इक्वल टू FR माइनस डेल्टा F बाई 2, ठीक है। अब डेल्टा F तो है नहीं, यानी कि बैंडविड्थ तो आपके पास है नहीं, लेकिन इसमें एक रिलेशन होता है क्वालिटी फैक्टर के साथ, यानी कि FR इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा F। तो यहां से आप डेल्टा F की जगह पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बेटा, FR अपॉन Q, ठीक। तो जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा FR माइनस FR अपॉन 2Q, ठीक है, ये हो जाएगा F1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, FR बाहर ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2Q आपको यहां पर रख देना है। वैल्यूज सारी आपके पास हैं, जब आप वैल्यू रख देंगे तो फाइनल आपको आंसर जो मिलेगा F1 इज इक्वल टू वो मिलेगा 52.3 हर्ट्ज। तो ये आपका हो गया लोअर हाफ पावर। वहीं पर अगर हम अपर हाफ पावर निकालते हैं तो अपर हाफ पावर क्या होगी, F2। वो क्या होती है बेटा, यहां माइनस है बस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये ऐसा रहता है, और जब आप डेल्टा F की वैल्यू पुट कर देंगे तो इट बिकम्स FR 1 प्लस 1 अपॉन 2Q, ठीक है। यहां पर जब वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग तो यहां पर F2 जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 60.2 हर्ट्ज। देखिए आप खुद से कैलकुलेटर से जरूर वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कैलकुलेटर पर। और अब तक तो वैसे हो भी गई होगी क्योंकि अब तक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके हो चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे इलेक्ट्रिकल में भी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बस आप लगन से, मेहनत से अपनी तैयारी करते रहें। क्लियर हुआ? चलिए, तो सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन जो था न्यूमेरिकल फॉर्म में वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में पूछा गया है। ड्राइव कराई है ईएमएफ इक्वेशन फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए ईएमएफ इक्वेशन भी ड्राइव करने के लिए कहा है। फिर उसके साथ साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, 25 kVA का एक ट्रांसफार्मर है जो 2000 वोल्ट और 200 वोल्ट का वोल्टेज ट्रांसफर करता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेज आपके दिए हुए हैं 350 और 400। ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर से मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर में बेटा इसको इसलिए इंक्लूड कर लिया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेज में आप कंफ्यूज ना हो। आपने आयरन लॉस और कॉपर लॉस पढ़ा है, बस उसी चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। कांस्टेंट जो होता है वो आयरन लॉस होता है, वेरिएबल लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। तो ये पीआई दिया हुआ है 350 और पीसीयू दिया हुआ है आपका 400 वॉट। पूछा है एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पर, यानी कि कॉस φ2 जो है वो 1 दिया हुआ है फुल लोड पर और हाफ लोड पर। बस सीधा हमें फॉर्मूला पता है। पहले तो आप लिख लेंगे गिवन दैट अच्छे बच्चे की तरह कि आपका जो एफिशिएंसी है या फिर पावर है ट्रांसफार्मर की वो 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है। V1 आपको दिया हुआ है 2000 वोल्ट, ठीक है, और V2 दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। अब 100% यानी कि फुल लोड पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला V2 I2 cos φ2 अपॉन V2
I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस PCU। वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 97% एफिशिएंसी आपकी रहेगी ट्रांसफार्मर की। जब आप हाफ लोड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो हाफ लोड के लिए फॉर्मूला हो जाता है V2 I2 और यहां पर हो जाता है 0.5 से मल्टीप्लाई cos phi 2। जितने परसेंट लोड की आप बात करते हैं उसको आप 100 से डिवाइड करके यहां पर रख देते हैं, बस इतना डिफरेंस है फॉर्मूले में। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 0.5 cos phi 2, ठीक है, प्लस PI। और जब आप कॉपर लॉस रखते हैं तो वो आपका जैसे जैसे लोड की परसेंटेज चेंज होती है वैसे आप यहां पर वैल्यू को भी उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल लगभग आपकी वैल्यू आ जाएगी 96.5%। ठीक है, ये खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ यस सर यही एफिशिएंसीज हमारी आ रही हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल के साथ आपका पूछा गया था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी और कोई भी क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं लग रहा होगा कि हाँ बहुत हार्ड है, हम कैसे कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो शुरुआत में मैंने मोटिवेशनल कोट आपको दिया था बेटा वो बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, उसको बिल्कुल भी आपको लूज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर फिर से एक थ्योरी के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं और एक्सप्लेन करना है कोई भी एक मेथड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सबसे पहले तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल अटैच यहां पर कर दिया है। 3 फेस की बात कर रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 400 वोल्ट का इंडक्शन मोटर है जिसमें 6 पोल आपको दिए हुए हैं, ऑपरेट कर रहा है, स्लिप 3% है, एट ए सर्टेन लोड। पूछा है क्या पूछा है, हाँ ये आगे दिया हुआ है, मैं सोचा कि मैंने वो वैल्यूज लिखी नहीं है क्या, है ना। एक सेकेंड, मैं तीनों चीजें आपके लिए आता हूं। स्पीड ऑफ द रोटर, frequency of rotor frequency and the speed of the rotor magnetic field with respect to the starter, ये आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है fs 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद आपको v की वैल्यू दी हुई है कितना 400 वोल्ट, p की वैल्यू दी हुई है 6 पोल्स हैं और स्लिप दिया हुआ है 3%, यानी कि 3% में लिख लेता हूं और इसको भी लिख देता हूं कन्वर्ट करके 0.03। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आपसे सबसे पहले स्पीड ऑफ द रोटर पूछा है, तो स्पीड ऑफ द रोटर आपको पता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि NR की वैल्यू पूछी है तो उसके लिए पहले आपको सिंक्रोनियस स्पीड निकालनी होगी। बेसिकली यहाँ पर NR की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले आप सिंक्रोनियस स्पीड निकालेंगे। NS इक्वल्स टू होता है 120 F अपॉन नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। ठीक है, तो 120 इंटू 50 अपॉन पोल है 6, तो आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी 1000 RPM। ठीक है, ये इतना RPM की स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, अब आपको रोटर स्पीड चाहिए, तो रोटर स्पीड आप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा NR इज इक्वल टू NS 1 माइनस स्लिप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपने फॉर्मूला सीट शुरू से बनाई हुई होगी तो आपको ये पता भी होगा कहां से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब डायरेक्टली आप वैल्यूज रख देंगे तो NR इज इक्वल टू हो जाएगा 1001 माइनस 0.03। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो NR इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 970 RPM, यानी कि 970 RPM की स्पीड है रोटर की। पहला वाला पार्ट आपका हो जाता है। दूसरे में फ्रीक्वेंसी पूछी है रोटर करंट की, यानी कि FR आपसे पूछा है, वो क्या होता है S इंटू F आपका रहता है सिंपल। तो S की वैल्यू 0.03 और F की वैल्यू है 50। FS लिख देता हूं मैं क्योंकि FS करके हमने यहाँ पर डिनोट किया है इसको। जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे देन यू गेट 1.5 हर्ट्ज। किसकी है ये फ्रीक्वेंसी रोटर करंट की, कि इस जो रोटर करंट है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है। अब आते हैं स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद द स्टार्टर। देखिए विद द स्टार्टर इसने बोला है, अगर रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द रोटर ही पूछता तो वो 0 हो जाती। अगर रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर पूछी है तो वो NS के इक्वल होगी, यानी कि सिंक्रोनियस स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका 1000 RPM ही आपका हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर इज इक्वल टू ns इज इक्वल टू 1000 rpm। आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप ये मान के चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। बस बच्चा यहीं पर मार खा जाता है अगर वो न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़कर जाता है, तो उसका न्यूमेरिकल की वजह से थ्योरी वाला भी कंप्लीट क्वेश्चन 7 मार्क्स का नहीं अटेंड हो सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट का, सेक्शन बी का, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थिंग फॉर ए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अर्थिंग की क्या जरूरत है ये पूछा है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल एंड द अर्थिंग। न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों में डिफरेंस पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़कर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि लास्ट यूनिट से प्री डिफाइन है, 3 से 4 क्वेश्चन ही रहते हैं और उन्हीं को घुमा फिरा कर वो पूछता रहता है। तो आप 5th यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी, और इसमें सच्चाई है। जितनी मेहनत आपने इससे पहले जो पेपर दिए हैं की होगी, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है? और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिजिक्स का पेपर। आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी फिजिक्स की मैंने कराई थी कि बच्चे खुश हो गए जब पेपर देखा उन्होंने, है ना? वो मेहनत का ही रिजल्ट है। अगर आप मेहनत ना करते तो कितना भी या कैसा भी पेपर आ जाए आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपको मेहनत और प्रैक्टिस करनी है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने हैं। परीक्षा छात्र के लिए भविष्य का रास्ता होती है। ऑब्वियसली बात है कि आप भविष्य में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये आपकी परीक्षा ही बताती है, ये आपकी परीक्षा ही आपको लेकर जाती है कहां पर आप जाएंगे, है ना? इसीलिए परीक्षाएं आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है? क्लियर? तो 2 सेक्शन हमने खत्म कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी के पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट से एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल सर्किट डायग्राम और ग्राफ। ये पूछा है। जो पहले वाले पार्ट में मैंने सेक्शन ए में आपसे टर्म्स पूछी थी, उसी के आगे कुछ टर्म्स हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, किरचॉफ्स लॉज क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पहली यूनिट से। ठीक है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछेगा और इन्हीं को मिलाकर एक मिक्स करके 7 नंबर का क्वेश्चन वो बना देगा। ठीक है? वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पहले हमने नोडल एनालिसिस से कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैश करंट मेथड से या मैश एनालिसिस से। ठीक है? क्लियर? चलिए क्या है क्वेश्चन? ये है आपका डायग्राम और इसमें आपसे करंट पूछी गई है हर एक ब्रांच में। तो जब मैश एनालिसिस होता है तो सबसे पहले उसमें हमारा काम होता है लूप फाइंड आउट करने का। तो हमारे 3 लूप आपके यहां पर दिख रहे होंगे। मैश एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है बेटा कि लूप फाइंड आउट करना है। तो आपको 3 लूप दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक लूप ये है, तो हम इसमें करंट मान लेते हैं कि I1 फ्लो हो रहा है। दूसरा लूप ये है, हम मान लेते हैं इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। और ये तीसरा लूप है, हमने मान लिया इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन मैं जैसा कि शुरुआत से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं, अगर आपने न्यूमेरिकल सीरीज देखी है तो करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कैसे भी मान लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्पलीट्यूड सेम आएगा लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज हो सकता है, जैसे आपने डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से। ठीक है? क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। मैश एनालिसिस में सबसे पहले नंबर ऑफ लूप फाइंड आउट करने होते हैं, फिर उसमें आपको करंट माननी होती है। तो हमने 3 लूप मिले, हमें तीनों लूप्स में हमने करंट फाइंड आउट कर ली है, मतलब मेंशन कर दी है। फाइंड आउट तो अभी हम करने वाले हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखें तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इधर से एंटर कर रही है तो प्लस माइनस, ऐसे इधर प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम साइन लगा लेते हैं। ऐसे इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अब इन 2 रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो हो रही हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बेटा करंट की डायरेक्शन दूसरे के हिसाब से यहाँ पर साइन ले लेता हूँ। देखिए इधर प्लस इधर माइनस। अब इस करंट के हिसाब से इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। इस करंट के हिसाब से इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और इस I2 करंट के हिसाब से इस रेजिस्टेंस में इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ये सारे साइन हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें KVL अप्लाई कर देना है तीनों लूप्स में, क्योंकि 3 लूप आपके हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हमने इसको डायग्राम को ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपकी I3 करंट है,
ये आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है और ये आपका सॉरी I2 नहीं, इधर I1 लिया था हमने, और ये आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, I2 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका करंट है। जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट में जब KVL आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बेटा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो -60I1, इधर आपका प्लस माइनस है और इसके लिए आपका इधर से प्लस माइनस है, तो आपका प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो -30 ओम हो जाएगा। जो करंट आपकी लूप में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी करंट को बड़ा मानते हैं तो I1 को हम बड़ा ले लेंगे, माइनस कर देंगे I3, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही आपका प्लस माइनस माइनस की तरफ जा रहा है तो -50 रहेगा। I1 करंट फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं तो इसको हम बड़ा मानेंगे, I2 को छोटा मानेंगे। आगे जैसे ही करंट बढ़ी तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, क्योंकि KVL अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली इस वैल्यू को लिखना है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये -20 हो जाएगा। ऐसे इधर आप देखें तो इधर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस का 100 आप लिखेंगे, कुछ भी नहीं है, बस आपको साइन ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आंख बंद करके आप लिखते चले जाइए वैल्यूज, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट और सॉल्व आउट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -14I1 प्लस 5I2 और प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक सेकेंड, ये -8 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, लाओ मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ बेटा, है ना। ये हो जाएगा आपका -8, पहली इक्वेशन आ गई। ये मिनिमाइज फॉर्म है, 10 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है पूरी इक्वेशन को, तब आपको ये शॉर्ट वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 80 यहाँ पर मिलेगा और पूरी इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपका बन जाएगा, है ना। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको KVL लूप सेकंड में अप्लाई करना है। अप्लाई KVL इन लूप सेकंड। जब लूप सेकंड में आप अप्लाई करेंगे तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, लूप सेकंड की बात करें तो यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहा है तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 40I2, इधर भी प्लस से माइनस है तो -10I2। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना, तो हमने क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा है बेटा, बस ये छोटी छोटी गलती करके आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ बेटा मैं कि आप गलती एग्जाम में नहीं करें, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। देखिए, इस वाले 40 ओम के रेजिस्टेंस में I2 और I3 दो करंट जा रही हैं, तो अब हम लूप 2 की बात कर रहे हैं तो I2 बड़ा होगा I3 से, तो इसलिए I2 माइनस I3 रखेंगे। -10 ओम में केवल I2 ही फ्लो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर -10 वोल्ट रखेंगे, 10I1 रखेंगे। आगे वोल्टेज सोर्स है, माइनस से प्लस की तरफ करंट की डायरेक्शन, तो +50 हो जाएगा। फिर आगे वोल्टेज सोर्स है माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि इसका तो वही रहेगा साइन, जो बैटरी का साइन दिया हुआ है वो चेंज नहीं होगा करंट के हिसाब से, वो वही रहेगा, तो माइनस से प्लस जा रहा है तो इसलिए +20 हो जाएगी। आगे जब हम चले तो यहाँ पर प्लस से माइनस, यानी कि माइनस कितने ओम का रेजिस्टेंस है 50। अब लूप सेकंड की बात कर रहे हैं तो I2 बड़ा हो जाएगा किससे, I1 करंट से, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में 50 ओम के में I1 करंट भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें तो 10 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, देन यू गेट 5I1 माइनस 10I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब आप नेक्स्ट लूप नंबर थर्ड में अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अप्लाई KVL इन लूप थर्ड। लूप थर्ड में जब KVL अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा बेटो, हम देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा -20, क्योंकि इसमें केवल I3 करंट ही फ्लो हो रहा है। अब इधर देखें प्लस माइनस, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -40, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहे हैं 2, तो I3 यानी कि थर्ड लूप की बात कर रहे हैं तो I3 बड़ा होगा I2 से, ठीक है। आगे चले प्लस माइनस, यहाँ पर 2 करंट फ्लो हो रही हैं, लेकिन हमें I3 को प्रायोरिटी देनी है तो I3 माइनस I1 आपका यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 0। कोई भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर नहीं है। 10 से यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे वैल्यू को, देन इक्वेशन मिलेगा 3I1 प्लस 4I2
माइनस 9i3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों लूप में KVL अप्लाई करके 3 इक्वेशन आपको मिल जाती हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिल जाएगा I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू मिलेगी 1.648 एम्पियर, I2 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है 2.12 एम्पियर और I3 की वैल्यू हमें मिलने वाली है यहाँ पर 1.49 एम्पियर। तो ये तीनों करंट आपकी आ जाएंगी, यही चीज आपसे पूछी गई थी। तो देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है, केवल KVL और KCL मैश और लूप दोनों में आपको आनी चाहिए। मतलब KVL KCL का अगर आपको सही से पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन दोनों मेथड से कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कैलकुलेटर से डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाती हैं, बस उसकी प्रैक्टिस आप कर लें। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात, आप लोग पहले इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट था वो भी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एक ही पार्ट आपको करना है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए होंगे। तो पहले पार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला पार्ट आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो कह रहा है बेटा, फॉर LCR सीरीज एंड पैरेलल सर्किट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड द क्वालिटी फैक्टर। यानी कि सीरीज LCR जो सर्किट है, सीरीज और पैरेलल में उसका डेरिवेशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ड्राइव करना है, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के लिए। वहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर इन द केस ऑफ R and L element connected in the series across a single phase AC supply of the voltage. Also draw the instantaneous power waveform. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी भी अगर आपको कोई कहीं पर कमी लगती है अपनी तैयारी में तो आप उसको अच्छे से तैयार कर ले बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से अटैच कर दिया है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। इस न्यूमेरिकल को करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं सारे न्यूमेरिकल यहां पर करा कर आपको चलता हूं। ऑलरेडी हम करा चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो जाइए और वहां पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जो शुरुआत में न्यूमेरिकल मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनना ही बनना है न्यूमेरिकल, तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व आउट आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पेस भी दिया हुआ है, मैं ये आपका ग्रुप में मॉडल पेपर का PDF डाल दूंगा, वहां से आप इसका प्रिंट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज अकर इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में जो डिफरेंट टाइप के लॉसेज हैं वो पूछे गए हैं। एक्सप्लेन करना है हिस्टेरिसिस एंड द एडी करंट लॉसेज। इन दोनों करंट की जो लॉसेज है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट, उसको भी यहां पर बताने के लिए कहा है। एंड डिस्कस हाउ दीज लॉसेज आर रिड्यूस इन द ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर में इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं लॉसेज को, वो भी आपको यहां पर बताना है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पोर्शन की, ये भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया हुआ है। ए 30 kV 2200 वोल्ट सिंगल फेस 50 Hz transformer has a primary resistance and reactance 4.5 ohm. The secondary resistance and reactance also given, यहाँ पर दिया हुआ है। तो फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। इस न्यूमेरिकल पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी 2 से 3 कर चुके हैं अपनी सीरीज में। तो अगर आपने वो वन शॉट न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लीज आपसे कहता हूं वो वीडियो देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल में कोई सी भी यूनिट के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4th यूनिट की अलग से एक वन शॉट वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख लें। आगे है टोटल कॉपर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहले वाले पार्ट में आपसे 3 चीजें फाइंड आउट करानी है, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंपिडेंस। ये तीनों फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपसे टोटल कॉपर लॉस की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इसको भी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, वहीं पर आगे पूछा गया है व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन इन ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर।
वोल्टेज रेगुलेशन क्या है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, ये बताना है। What should be its value for the ideal transformer, और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इसकी क्या वैल्यू होती है वो यहां पर पूछा गया है। क्लियर? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वन शूट वीडियोस देख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे जिस तरीके के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहां पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की। ये मैंने न्यूमेरिकल के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो इस पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कहीं पर देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी समस्या आपको आती है बेटा, तो मैं हूं, हमारा यहां पर हेल्पलाइन नंबर है आपके पास 8273708952। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें, तुरंत उसको सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको बेटा करनी पड़ेगी, खुद से भी आपको करके देखना होगा। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को पूछा गया है, और ऑल्सो वेरियस मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग, इसको स्टार्ट करने के क्या वेरियस मेथड्स हैं उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। केवल लिस्ट पूछी है, यहां पर एक्सप्लेन नहीं करना बेटा, ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स आपको उसी के हिसाब से आंसर लिखना है जितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड पार्ट भी यहां पर बताना है आपको, क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंक्रोनियस मोटर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। सिंक्रोनियस मोटर के ऑपरेशन के बारे में भी पूछा है और उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी यहां पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। पता चला इसके जो वेरियस मेथड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने बैठ गए, नहीं, वो अगर बोलेगा तब आपका ये सिंगल 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम बी पार्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 3 फेस इंडक्शन मोटर। पहले तो आपको स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 फेस इंडक्शन मोटर की वो ड्रॉ करनी, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। आगे आपसे एक न्यूमेरिकल अटैच करके बोल दिया है उसने, और इस तरीके का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर बस एक छोटा सा चेंज ये है, सेक्शन बी में हमारा इस तरीके का न्यूमेरिकल आया था, बस वैल्यूज चेंज थी, यहां पर सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल था। स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था, ये इक्वल्स टू ns हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। वहीं पर जब रोटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो अगर रेस्पेक्ट टू द रोटर ही पूछी जाए तो वो 0 होती है। इन दोनों को मैं एक साथ इसीलिए ले आया ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। क्लियर हुआ? तो आई होप इस न्यूमेरिकल को भी आप कर ले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं उनके आंसर आप जरूर मेंशन करेंगे, और वो तब करेंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खुद से सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर यह पता चलेगा कि आप कितनी ईमानदारी से अपने पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, यानी कि लास्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये कुछ एमसीपीज हैं, यानी कि जो मेन स्विच बोर्ड जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके डिफरेंट टाइप्स के आप स्विचेज या आप कह लीजिए सर्किट यूज करते हैं, उनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा गया है। जैसे एमसीबी क्या होता है, एमडबलसीबी क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, एसीबी क्या होता है, या लाइटनिंग प्रोटेक्शन क्या होता है, इनके बारे में शॉर्ट चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, 6 टर्म्स आपसे पूछी गई हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से बेटा आप लोगों को लिखकर यहां पर दिखाना है। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं भरनी है, जितना पूछा जाए उतना आपको बताना है। इसके साथ साथ दूसरा जो पार्ट है वो यहां पर देख लेंगे, नेम द वेरियस केबल्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द आइसोलेशन। जो डिफरेंट टाइप्स के केबल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं। किन्हीं 2 के बारे में उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, और फीचर्स भी लिखने को कहा है गुड कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है। अब इसी में मैंने एक न्यूमेरिकल भी और करके दे दिया है। अगर आपसे एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहां पर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैटरीज। बैटरीज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वो यहां पर थ्योरेटिकल पूछा है, किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। आगे उसने एक क्वेश्चन अटैच कर दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए लीप ईयर। पहले तो आप जिस ईयर के लिए भी पूछे उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। सिंपल ईयर के लिए पूछा है तो वो
डेज 365 हो जाएंगे। चूंकि लीप ईयर के लिए पूछ रहा है तो वो 366 हो जाएंगे। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इफ द फॉलोइंग डिवाइसेज आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड, यानी कि ये वाली डिवाइसेज अगर हम यूज करते हैं तब उस सिचुएशन में आपसे यहाँ पर वैल्यूज या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो हम समझ लेते हैं। इसको मैं बता देता हूं, ये मैंने नहीं कराया है ना, तो इसलिए हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं वो हम लिख लेंगे। इस मैनर में आपको लिखनी है जैसे मैं बता रहा हूं, आप इजीली सारी चीजें आराम से समझ जाएंगे। देखिए 3 बल्ब्स हैं, हर एक बल्ब जो है वो 40 वॉट का है और कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटे पर डे वो चल रहा है। वहीं पर 4 ट्यूबलाइट्स हैं, 50 वॉट की हैं और 8 घंटा पर डे वो यहां पर चलती हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो रेट है विल का, वो कितना है 7.5 यूनिट, सॉरी एक सेकेंड, पर यूनिट दिया हुआ है, रेट है ना, पर यूनिट। ठीक है, लीप ईयर उसने बोला है ना, लीप ईयर की वो बात कर रहा है। तो डेज कितने हो गए, 366 डेज यहां पर है। एक साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम 4 बल्ब कर लेते हैं, 4 बल्ब। ठीक है, 4 बल्ब जो होगा, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, मैं लिख देता हूं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू ए लीप ईयर। एक लीप ईयर में जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी बल्ब के द्वारा वो कितनी होगी बेटा, देखिए एक सेकेंड, मैं पूरा आपको यहां पर करके दिखा देता हूं 1 बाय 1। पूरा फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है बेटा, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, 3 हैं, उनकी जो पावर है वो कितनी है, 40 वॉट है, कितने घंटे एक दिन में जल रहे हैं, 6 घंटे, समझ गए, कितने दिन तक जलने हैं, 366। बस ये सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। तो टोटल यूनिट्स जो बल्ब के द्वारा कंज्यूम की जाएंगी वो 263.52, इतनी यूनिट्स किलोवाट आवर आपकी कंज्यूम होगी, किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा, पूरे लीप ईयर में। सिमिलरली फॉर ट्यूबलाइट है ना, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू ए लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, देखिए 4 ट्यूबलाइट है बेटा, 50 वॉट की पावर है और 8 घंटे पर डे चलती है। कितने दिन तक चलनी है, 366 दिन। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टोटल यहां पर एनर्जी कंज्यूम की ट्यूबलाइट ने वो 585.6 किलोवाट आवर हो जाएगी। तो टोटल जो एनर्जी कंज्यूम हुई बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों के द्वारा वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, बेटा कितनी हुई बेटा, 263.52 प्लस 585.6। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई बेटा, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 849.12 किलोवाट आवर। अब विल कितना जनरेट होगा वो हम यहां पर बस फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो क्या लिखना है आपको, टोटल बिल इज इक्वल टू, देखिए टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, 849.12 और एक यूनिट का जो रेट है वो 7.5 है। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 849.12 मल्टीप्लाई बाई 7.5। तो टोटल जो एक पूरे लीप ईयर का जो विल आने वाला है वो 6,368.4 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है जो उसने पूछा था। ठीक है, तो आई होप अगर आपसे यूनिट नंबर 5 में इस तरीके का कोई भी विल फाइंड आउट करने के लिए कहता है, देखिए इक्विपमेंट वो कुछ भी दे सकता है, बल्ब की जगह फैन दे देगा, एसी दे देगा, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन दे देगा, फ्रिज दे देगा, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कितनी यूनिट है, मतलब कितनी उसकी
जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी यूनिट है, जैसे 3 बल्ब हैं, वो कितनी एक बल्ब लेता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम के लिए वो जल रहा है पर डे में, और कितने समय के लिए टोटल वो पूछ रहा है, बस उससे मल्टीप्लाई करके सीधा आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आप आसानी से समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम में इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपका मॉडल पेपर था इलेक्ट्रिकल का। मैंने उम्मीद की है कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस मॉडल पेपर की हेल्प से बताऊं, और न्यूमेरिकल जो थोड़ा डिफर था उसको भी मैंने कराने की कोशिश की है। नोडल और मैथ्स एनालिसिस से डेफिनेटली जो क्वेश्चन बनना है उस तरीके का मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया है। आरएलसी सर्किट से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दिया, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस भी दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके जरूर देख लें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें आप लोग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन ना करना भूलें। शुरुआत में मैंने जैसा बोला था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके, और अगर किसी बच्चे की कोई कमी रह गई है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को लेकर तो वो कंप्लीट कर ले। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिकल का, और एट द एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर इलेक्ट्रिकल एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं, गारंटी है, क्योंकि मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप लोगों को अपने ऊपर कितना विश्वास है वो एट द एंड रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, यानी कि आप किस तरीके का विश्वास अपने ऊपर रखकर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, उसी तरीके का आपका रिजल्ट आने वाला है जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई रख के जाना है, हर बार मैं यही कहता हूं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स अगेन एंड अगेन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए जिससे कि हम इतनी आगे तक जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, इसी सपोर्ट की मुझे आपसे उम्मीद भी रहेगी, कंटिन्यू आगे भी, और इसी तरीके से आप सपोर्ट भी करते रहेंगे, इसी तरीके से आगे भी आप वीडियोस को फॉरवर्ड करते रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।